अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 5 और चैप्टर नंबर 12। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। क्या मतलब है इसका? स्टेटमेंट को, क्योंकि सबसे पहले तो स्टेटमेंट होती है, अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी तो थ्योरम समझ में नहीं आएगा। कहता है कि एनी पॉइंट कहाँ है, उसकी लोकेशन दे रहे हैं। इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर है। कहाँ? एन एंगल, एंगल के अंदर है। अब एंगल क्या होता है भाई? जब दो रेस आपस में एक पॉइंट पर मीट कर जाएं, मसलन ये रेज़ हैं, जब दो रेज़ आपस में मीट कर जाएं किसी कॉमन पॉइंट को जिसे वर्टेक्स कहते हैं, जो वो एंगल बना रही हैं, जो दो रेस के दरमियान जो हटाव है, टर्निंग हटाव, ठीक है, टर्निंग इफ़ेक्ट्स, वो एंगल कहलाता है। ठीक है, ये एक रे है, एक ये रे, तो जितना ये देखिए ये एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? इस जगह पे। ये एक रे है, दूसरी रे, ये दूसरा आर्म मेरा। अब ये यहाँ जो एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे अगर हम इसको क्लोज़ करते जाएंगे एंगल क्लोज़ होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अगर हम इसको वाइड करते जाएंगे एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। और ये जो दो रेज़ हैं, ये वाली जिनसे एंगल बना है, इनको कहते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। क्या कहते हैं? आर्म्स है ना ये। तो ये दोनों एंगल के आर्म्स हैं। जो नीचे है इसको इनिशियल आर्म कहते हैं, जो ऊपर है यानी जो मूव नहीं कर रहा ये इनिशियल आर्म है, और जो मूव करके एंगल को प्रोड्यूस कर रहा है और एंगल को बढ़ा रहा है ये टर्मिनल आर्म है। कौन सा आर्म है? टर्मिनल आर्म है। अच्छा, अब एंगल प्रोड्यूस हो गया जी। उसने कहा एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, इसका मतलब अब ये आउटसाइड एंगल है। ये जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं ये इनसाइड दी एंगल नहीं है। समझ आ रही बात को? कुछ एंगल आउटसाइड, कुछ पॉइंट्स आउटसाइड दी एंगल होते हैं, कुछ पॉइंट। अब देखें, मैंने एक ये पॉइंट लिए है, मैंने एक ये पॉइंट लिए है, चलिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। मैंने कुछ पॉइंट्स लगाए हैं। कुछ पॉइंट्स दिखने में फील कर रहे हैं आपके वो इनसाइड एंगल है, और कुछ एंगल आप फील कर रहे हैं कि वो इनसाइड नहीं है। देख रहे हैं ना? ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनसाइड एंगल नहीं है, और एंगल के अंदर ये तीन पॉइंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो एंगल के इनसाइड हैं। इसका मतलब जो आउटसाइड हैं उनकी तो कोई बहस ही नहीं है, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। जिक्र किन पॉइंट का है? जो इनसाइड एन एंगल। अब वो इनसाइड एन एंगल बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसके अलावा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो मैनी चॉइसेस। लेकिन कॉमा डाल के उसके बाद की जो तहरीर है वो हमारी कन्फ्यूजन को दूर करती है कि किस पॉइंट की बात हो रही है, कौन सा पॉइंट ज़ेरे बहस है। कॉमा से पहले तो सारे पॉइंट्स पॉसिबल हो रहे हैं क्योंकि इनसाइड सारे ही हैं। कॉमे के बाद वाज़े किया गया कि इनसाइड एंगल कौन सा वाला, कौन सा स्पेशल वाला। कहता है वो वाला जो इक्वी डिस्टेंट हो। देखिए ना, अब उस पॉइंट को ख़ास कर रहा है। पहले एनी पॉइंट करके उसने हर पॉइंट को आम किया था, किसी भी पॉइंट पे नज़र जा सकती थी, लेकिन उसी एनी पॉइंट को ख़ास करने के लिए उसने यहाँ पर एक जुमला लिखा
क्या इक्वी डिस्टेंट। जब उसने इक्वी डिस्टेंट कहा तो बात अब मखसूस अंदाज से वो बात कर रहा है कि वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट हो किससे, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट के बाद सवाल होता है किससे, फ्रॉम इट्स आर्म्स, यानी अपने बाजुओं के बीच में वो एंगल इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ, मैं इस पॉइंट को देखता हूँ, अरे ये पॉइंट इस आर्म के करीब है मगर उस आर्म से दूर है, इसका मतलब इस पॉइंट को हमने रिजेक्ट कर दिया, ये वो वाला पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट की यहाँ पर बात हो रही है। लिहाजा फिर हम और एनालिसिस करते हैं, हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, अरे ये वाला पॉइंट फिर इस आर्म के करीब है मगर इस आर्म से दूर है, इसका मतलब ये पॉइंट भी नहीं है वो जिसका जिक्र हो रहा है। हम एक ये पॉइंट हमें एक नज़र आ रहा है, ये तो नहीं कहीं वो पॉइंट नहीं, ये भी इस आर्म के करीब है, इस आर्म से दूर है, इस पॉइंट का भी जिक्र नहीं हो रहा। फिर मैं देखता हूँ ये वाला पॉइंट क्या वो हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये इस आर्म के करीब है मगर इस आर्म से दूर है, ये भी हम रिजेक्ट किए देते हैं। हाँ, एक पॉइंट बच रहा है ऐसा जिसमें हम ये फील कर रहे हैं कि ये हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना ये इस आर्म से दूर है उतना ही ये इस आर्म से भी दूर मुझे लग रहा है कमोबेश। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि अब यहाँ पर आप फील कर सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस लेने हैं ये याद रखें हमेशा परपेंडिकुलर लेने हैं। कौन से लेने हैं, ये देखिए ऐसे, बाकी सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर रेस कर दें, वो हमारे मकसद के पॉइंट नहीं है। फिर आप कहते हैं कि सर एनी पॉइंट उसने कहा था, एनी पॉइंट में तो फिर कोई और पॉइंट भी हो सकता है। जब एनी का लफ्ज़ आ जाए, जब आप क्लास भरी हो और मैं कहूँ एनी बॉडी, तो एनी बॉडी में तो चॉइसेस हैं, अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 चॉइसेस हैं, उनमें से कोई भी एक, तो यहाँ तो चॉइस एक बचती है, बकिया पॉइंट्स की चॉइस क्यों नहीं है। हाँ, मैं इस बात को वाजे किए देता हूँ। अच्छा देखें, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, अब बताएं क्या ये इक्वी डिस्टेंस लग रहा है, जितना इससे दूर है उतना ही ये भी पॉसिबल हो रहा है, ये जितना इस पॉइंट से दूर, इस आर्म से दूर है उतना ही इस आर्म से दूर है, ये वाला पॉइंट भी लग रहा है मुझे, ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट जितना इस आर्म से दूर है, अगर इस आर्म को और बढ़ा दिया जाए उतना ही ये इस आर्म से दूर है। इसका मतलब ये इनमें से कोई सा पॉइंट ये हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि वो एक ही लाइन पर आए, सारे एक ही लाइन पर आए, और आए भी इस तरीके से कि जितना ये डिस्टेंस हो उतना ही ये डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस हो उतना ही ये डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस हो उतना ही ये डिस्टेंस हो। उनमें से कहा गया एनी पॉइंट। अब एनी पॉइंट आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो इक्वी डिस्टेंट हो फ्रॉम बोथ द आर्म्स ऑफ द एंगल। अच्छा, क्या फील करते हैं आप जब वो इस आर्म से और इस आर्म से इक्वल होगा, तो क्या वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई नहीं करेगा? और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो किसी एंगल को हाफ कर दे, और हाफ भी इस तरह करे कि ये दो इक्वल एंगल बने, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, मतलब एक ये एंगल और एक ये एंगल, तो हाफ ही वो बन जाएगा। जब पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट होंगे फ्रॉम बोथ दी आर्म्स, तो वो पॉइंट किस पे आएगा? उस एंगल के हाफ पे आएगा। उस एंगल के हाफ को हम क्या कहते हैं? एंगल बाई सेक्टर। यही चीज़ हमने साबित करनी कि वो पॉइंट हाफ पे आता है।
एंगल के हाफ पे आता है, एंगल के बाइसेक्टर पे आता है, लाई करता है, ये साबित करना है हमें। चलिए चलते हैं, इसको साबित करने का जो एक प्रोसीजर है हमारे पास वो क्या है। स्टेटमेंट समझ में आ गई। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, यहाँ तक तो शर्त है, यानी वो वाला पॉइंट हो। एनी पॉइंट का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हर पॉइंट, एनी पॉइंट भी वो मखसूस पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंट हो फ्रॉम इट्स आर्म्स। आगे कहता है देन इट लाइज, आप यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ इजाफा कर सकते हैं, देन इट लाइज, तो वो लाई करेगा कहाँ पर, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ, इट का मतलब बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इट के साथ आप लिख सकते हैं एंगल, इट एंगल के लिए एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। आगे चलिए अब इसको साबित करते हैं। गिवन क्या है, गिवन एनी पॉइंट, क्योंकि पॉइंट का होना भी तो ज़रूरी है कि पॉइंट है एक P, उसका नाम क्या रखा P, लाइज इनसाइड एंगल AOB, मतलब वो एंगल AOB के इनसाइड पे है। वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये वाला। असल डायग्राम आपकी ये है, ये मैंने रफली आपको समझाने के लिए बनाई है जी। उसके बाद सच दैट, उसमें क्या क्या हकायक हैं वो बताने। PQ इज कॉन्जुरेंट टू PR, मतलब जितना, ये हमें गिवन है कि जितना PQ है लेंथ उतनी PR की लेंथ है, क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंट है। ये बात तो गिवन में दर्ज है। वेयर, और ये जो PQ है ये परपेंडिकुलर है किस पर, OB पर, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है हमेशा वो परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है। एंड इसी तरह PR परपेंडिकुलर, ये निशानी परपेंडिकुलर की है, परपेंडिकुलर है किस पर, OA पर। ये सारा गिवन में था। अब आता है टू प्रूफ, साबित क्या करना है फिर। साबित हमने ये करना है कि वो जो पॉइंट P है वो लाई करता है, यानी मौजूद है किस पर, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। अच्छा, AOB का बाइसेक्टर कौन है ये देखें ज़रा, AOB, ये फुल एंगल है। ये कौन सा एंगल है, AOB, ये फुल एंगल है। और इसका बाइसेक्टर कौन है, OP। कौन है, तो यानी हमने साबित ये करना है कि AOB का जो बाइसेक्टर है ये पॉइंट उस बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। क्योंकि अगर आप गौर करें, मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूं, ये इक्वी डिस्टेंट में नहीं लेता, अब ये इसके तो करीब है मगर इससे ये दूर है, तो फिर क्या होता है, फिर वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर से हट जाता है, वो फिर बाइसेक्टर के ऊपर नहीं रहता। या अगर वो पॉइंट यहां ले लें, अब ये इस लाइन के करीब है, इससे दूर है, तो ये भी इस एंगल बाइसेक्टर से हट जाएगा, हट जाएगा फिर एंगल। आगे कंस्ट्रक्शन आ गई। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, इस P को ज्वाइन किया किसके साथ, O के साथ। आगे स्टेटमेंट और रीजंस शुरू हो रही हैं। स्टेटमेंट्स में देखें, हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनी हैं, देख रहे हैं आप। एक ट्रायंगल का नाम है OPR, मैं इसको थोड़ा सा डॉट्स लगा देता हूं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल ये नीचे बन रही है। मैं इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देता हूं। अब इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की कॉन्जुरेंसी को हमने डिस्कस करना है। कहता है दोनों ट्रायंगल की कॉन्जुरेंसी देखनी है, इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस। कहता है एंगल PQO, कौन सा एंगल है ये, PQO, ये वाला एंगल है। इस यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एंगल PQO। Q पे कॉर्नर बनता है तो इस Q को दरमियान में रखना है, क्योंकि ये 90 का एंगल है। इधर ये 90 का एंगल है और इस तरफ 90 का एंगल कौन सा है, PRO। इसका नाम है एंगल PRO।
ये दोनों आपस में कॉन्जुरेंट है, ये एंगल की निशानी है। ये कॉन्जुरेंट क्यों है, इसके साथ रीज़न, क्योंकि ये राइट एंगल्स हैं और राइट एंगल्स का होना इनका गिवन में दर्ज है। ये देखिए गिवन में लिखा हुआ है मैंने कि पी क्यू ओ बी पर परपेंडिकुलर है, पी आर ओ ए पर परपेंडिकुलर है, तो इनके 90 एंगल होने की दलील यहाँ से हमने देनी है। लो जी, एक एंगल बराबर हो गया जी और वो 90 का साबित हो गया, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स 90 की राइट हैं। अगली बात कहता है पी ओ इज कॉन्जुरेंट टू पी ओ, यानी जितनी पी ओ साइड इस ट्रायंगल के हिस्से में आती है उतनी ओ पी साइड उस ट्रायंगल के हिस्से में आती है, दोनों की कॉमन साइड है। लो जी, एक साइड एंगल साइड बराबर हो गई। फिर कहता है पी क्यू इज कॉन्जुरेंट टू पी आर, कि जितनी लेंथ पी क्यू की है उतनी पी आर की है, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट पे था पॉइंट। अच्छा, यहां पर देखें ओ पी हाइपोटेन्यूज है, क्यों? चूंकि ओ पी 90 एंगल की फेसिंग साइड है, 90 एंगल की ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। लिहाजा जब पी ओ को पी ओ के कॉन्जुरेंट रखा तो इसका मतलब दोनों के हाइपोटेन्यूज सेम हो गए। फिर लिखा पी क्यू इज कॉन्जुरेंट टू पी आर, पी क्यू इज कॉन्जुरेंट टू पी आर, मतलब एक साइड और ये साइड बराबर में हो गई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर इक्वल हो जाएं तो फिर एच एस पोस्टुलेट लगता है और दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं? कॉन्जुरेंट हो जाती हैं, दोनों ट्रायंगल्स। एच एस पोस्टुलेट काफ़ी है, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। जब राइट एंगल ट्रायंगल मेंशन हो जाए तो फिर एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड का इक्वल होना काफ़ी है। लो जी, एच एस पोस्टुलेट लगा और दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्जुरेंट, दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट होंगी तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी। अब फर्ज किया मैं इसको यहाँ से कटिंग करता हूँ, ऐसे काटता हूँ सीजर से, इस ट्रायंगल को पलट के मैं इस ट्रायंगल के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। समझ रहे हैं बात को? यानी इस ट्रायंगल को काट के मैं इसी ट्रायंगल के ऊपर रख देता हूँ, ये साइड इस साइड के ऊपर आ जाएगी। समझ रहे हैं? ये जो ओ क्यू साइड है ये किसके ऊपर आ जाएगी? ओ आर के ऊपर। अच्छा, ये एंगल किस एंगल के ऊपर आ जाएगा? इस एंगल के ऊपर। ये एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये इसका करस्पॉन्ड है, ट्रायंगल जो कॉन्जुरेंट हो गई तो फिर उनके पार्ट्स जो हैं एंगल वाइज या साइड वाइज वो भी आपस में कॉन्जुरेंट हो चुके हैं। तो ये एंगल किसके, क्योंकि जब आप इसको कटिंग करके इसके ऊपर रखेंगे तो ये एंगल इसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये इसका करस्पॉन्ड एंगल, ये आपस में इक्वल हुए कि ना हुए? तो यही तो मैंने साबित करना था कि ये दोनों एंगल आपस में जब इक्वल हो जाएं तो इसका मतलब ये जो OP है ये इन दोनों एंगलों की क्या है? बाई सेक्टर है, यानी इस पूरे एंगल के दो इक्वल हिस्से बना रहा है। ये साबित हो गया। ये कैसे साबित हुआ? इन दो ट्रायंगल्स की कॉन्जुरेंसी ने साबित किया है। अच्छा, जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हो गई, ये मैंने साथ ही लिखा हैंस एंगल। अच्छा, ये बताएं कौन सा एंगल है, इसका नाम क्या है? इसका एंगल नाम बनता है POR, या इसको पुकार सकते हैं ROP, यानी O को मिड में रखना है। ये मैं यहां लिख देता हूं, एंगल क्या लिखना है? POR। देखिए POR, ये वाला एंगल, और नीचे वाला एंगल मैं उसका नाम क्या बनता है? एंगल POQ। O को दरमियान में क्यों रखा है? क्योंकि O पे वो एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? कॉन्जुरेंट। वजह क्या है? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्जुरेंट ट्रायंगल के।
तो यही, अब बताएं, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, क्या रोल अदा कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ओ पी क्या है, बाइसेक्टर है। किसका, एंगल ए ओ बी का। तो फिर पी पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पर मौजूद है। तो मैंने लिखा P इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, क्योंकि एंगल ए ओ बी है लेकिन बाइसेक्टर कौन है, ओ पी है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम ये साबित कर चुके कि ये जो P पॉइंट है ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स आपने करने हैं, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। और तरतीब के साथ कोशिश ये किया करें कि इसमें आप अपना कोई एडिशनल काम ना किया करें, एज़ इट इज़ जैसे बुक पे लिखा है वही स्टेप्स करने आपके, वरना मार्क्स कटेंगे। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। अल्लाह हाफिज़।